उसके पास पूरी जिंदगी की प्लानिंग थी, लेकिन उसने अचानक ही मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला और उसने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन क्यों? जी हां, बॉलीवुड के हीरो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब हर कोई यही जानना चाहता है। हर कोई सुशांत की खुदकुशी का पूरा सच जानना चाहता है, जो अब भी रहस्य के अंधेरों में है। लेकिन आज हम रहस्य किस अंधेरे से उठाएंगे पर्दा। आज हम करेंगे सुशांत की मौत का पोस्टमार्टम। आज हम आपको बताएंगे सुशांत के सुसाइड का पूरा सच। डार्क रूम। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, उसके पीछे कौन था, एक एक बात की पड़ताल करेंगे सीधे पोस्टमार्टम रूम। सबसे बड़े रहस्य का पोस्टमार्टम। बॉलीवुड के सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर जिंदगी के किस गम से हारकर खुदकुशी कर ली? क्या सुशांत को किसी ने खुदकुशी के लिए मजबूर किया था, या फिर उनकी खुदकुशी की कहानी के पीछे है कोई और कहानी? सुशांत की मौत से जुड़े हर रहस्य के खुलासे के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस डार्क रूम में, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय डॉक्टरों की एक टीम के साथ सुशांत की खुदकुशी से जुड़ी तमाम कहानियों और कयासों का करेंगे पोस्टमार्टम। एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय डॉक्टरों की एक टीम के साथ करेंगे उस रहस्य का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय और इस वक्त ये जो कमरा है ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल ऑटोप्सी रूम की शक्ल हमने इसको दे रखी है, ये समझने के लिए कि आखिर सुशांत सिंह की 49 दिनों के रहस्य की जो कहानी हर किसी को परेशान कर रही है, आज एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय डॉक्टरों की एक टीम के साथ करेंगे उस रहस्य का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय और इस वक्त ये जो कमरा है ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल ऑटोप्सी रूम की शक्ल हमने इसको दे रखी है, ये समझने के लिए कि आखिर सुशांत सिंह की मौत के मामले में कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है, कौन सी ऐसी संभावना है जो उनके साथ हो सकती हैं। मेरे साथ दो एक्सपर्ट और हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता हैं जो कि फेलिक्स हॉस्पिटल के एमडी भी हैं और क्लिनिकली क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस पे भी हमसे बात करेंगे। डॉक्टर आशिमा रंजन हैं जो कि साइकोलॉजिकली सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था उस वक्त, इन सब पे बात करेंगे। सुशांत जिन्होंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा था, जिन्होंने ये बता रखा था कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको एक्सरसाइज करनी है, ऐसा ब्रेन जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो, क्या वो सुसाइड जैसी बातें सोच सकता है? उसके ब्रेन में ऐसे फंक्शन हो सकते हैं? कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक तरफ ये भी चल रहा हो कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका सिर्फ एक ही समाधान है अभी, और वो सिर्फ है सुसाइड। और दूसरी तरफ ये भी कहना मुश्किल है कि वो सोसाइटी में इतना कनेक्टेड था, वेल कनेक्टेड था, उसने आगे का इतना अच्छा प्लान करके रखा था, और साथ ही साथ अगर ये भी प्लान कर रहा था कि मुझे सुसाइड करना है, मुश्किल है। फॉरेंसिक में एक बात हम लोगों को समझाई जाती है कि कोई भी क्राइम या कोई भी सुसाइड जैसा एक्ट जब होता है तो प्रिपरेशन ऑफ क्राइम होता है। इसमें भी सुसाइड भी एक क्राइम है जो आदमी खुद के ऊपर करता है। तो प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और उस क्राइम से जुड़ी हुई आगे की फ्यूचर एक्शन, इसके बारे में लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे सुसाइड नोट लिखना। प्रिपरेशन में वो काफ़ी पहले से इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। तो एक ऐसा डिप्रेस दिमाग किस तरह से प्रिपरेशन करता है सुसाइड का, अगर ये सुसाइड है तो, और कहाँ आपका डाउट ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, वो कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, जब पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो वो परेशान हो जाता है अपनी फीलिंग से, अपने जो उसके मन में उदासी चल रही होती है उससे वो परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है कि मुझे जीना नहीं है, कोई होप नहीं है, मर जाना ही एक विकल्प है मेरे सामने। तो वो वहीं से वो एक शुरू हो जाता है, अच्छा मैं 17वीं फ्लोर पे हूँ, कूदूंगा तो क्या होगा, बचूंगा कि नहीं। नेट पे वो तरीके ढूंढने लगता है, फांसी का फंदा कैसे बनाया जाता है, कितनी दवाइयों का ओवरडोज अगर मैं करूँ तो मुझे कुछ होगा।
अच्छा, इमीडिएट ट्रिगर नहीं होता है कि इमीडिएट सोचा और इमीडिएट हैंग कर गए? देखिए, इमीडिएट ट्रिगर बहुत इम्पल्सिव होता है, और जिस दिमाग का सुशांत था वो इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला लड़का नहीं था। इम्पल्सिव होते हैं, जैसे भाई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, एक इम्पल्सिव डिसीजन था, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं सुसाइड कर लूंगी, जो भी मिलेगा मुझे मैं ले लूंगी। उस केस में सुसाइड नोट, किसी को फोन करना, वो सारी चीजें मिसिंग होती हैं। इम्पल्सिव जो होते हैं सुसाइड, जो प्लान्ड होते हैं वो बड़े अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छी स्टडी की जाती है। हाँ, ऐसा तो नहीं, ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं बचूं, मैं ऐसा करूंगा कि मैं बचूंगा नहीं। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब कि लिगेचर मार्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या उसकी हत्या होती है, तो इसी तरह की टेबल पे उसका एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम लोग लिगेचर मार्क को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लिगेचर मार्क का ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट होता है या फंदे का जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होता है, जरा आप हमें वो समझाने की कोशिश करें कि फांसी लगने के बाद ऐसी कौन सी चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल जिससे आदमी मरता है? बिल्कुल। तो आमतौर पे कई सारी स्टडी में देखा गया है कि जो लाइगेचर मार्क है वो किसी कपड़े या फंदा जो हमने गर्दन में लगाया उससे बनता है। तो जो कॉमन वस्तुएं जो यूज करी जाती हैं लाइगेशन के लिए, या चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो स्ट्रेंगुलेशन हो, उसमें साड़ी है, दुपट्टा है, बेडशीट है या रस्सी है, जो जूट की हो सकती है रस्सी या प्लास्टिक रस्सी हो सकती है। तो ये 80% में यही चीजें पाई जाती हैं। और इलेक्ट्रिक वायर है, मटेरियल जो होता है फॉरेंसिकली जो है, मटेरियल जो भी इस्तेमाल होता है तो मटेरियल का निशान भी अलग बिल्कुल अलग होगा। दूसरा, वो मटेरियल जो है वो स्किन के ट्रेसेस को बहुत सारा लेगा, उसमें ट्रेसेस पाए जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो भी सस्पेक्टेड मटेरियल है, जैसे चुन्नी है या रस्सी है या दूसरी चीजें या पर्दा है, उसको भी सीज किया जाता है और लेबोरेटरी में इस बात की जांच की जाती है कि अगर वो इस तरह की स्किन से स्किन में यूज हुआ है तो बहुत सारे ट्रेसेस जो है वो इस स्किन के इस पे मिलेंगे। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब कि लिगेचर मार्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या उसकी हत्या होती है, तो इसी तरह की टेबल पे उसका एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम लोग लिगेचर मार्क को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लिगेचर मार्क का ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट होता है या फंदे का जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होता है, जरा आप हमें वो समझाने की कोशिश करें कि फांसी लगने के बाद ऐसी कौन सी चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल जिससे आदमी मरता है? बिल्कुल। तो आमतौर पे कई सारी स्टडी में देखा गया है कि जो लाइगेचर मार्क है वो किसी कपड़े या फंदा जो हमने गर्दन में लगाया उससे बनता है। तो जो कॉमन वस्तुएं जो यूज करी जाती हैं लाइगेशन के लिए, या चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो स्ट्रेंगुलेशन हो, उसमें साड़ी है, दुपट्टा है, बेडशीट है या रस्सी है, जो जूट की हो सकती है रस्सी या प्लास्टिक रस्सी हो सकती है। तो ये 80% में यही चीजें पाई जाती हैं। और इलेक्ट्रिक वायर है, मटेरियल जो होता है फॉरेंसिकली जो है, मटेरियल जो भी इस्तेमाल होता है तो मटेरियल का निशान भी बिल्कुल अलग होगा। दूसरा, वो मटेरियल जो है वो स्किन के ट्रेसेस को बहुत सारा लेगा, उसमें ट्रेसेस पाए जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो भी सस्पेक्टेड मटेरियल है, जैसे चुन्नी है या रस्सी है या दूसरी चीजें या पर्दा है, उसको भी सीज किया जाता है और लेबोरेटरी में इस बात की जांच की जाती है कि अगर वो इस तरह की स्किन से स्किन में यूज हुआ है तो बहुत सारे ट्रेसेस जो है वो इस स्किन के इस पे मिलेंगे। तब ये डिसाइड हुआ है कि ये एक्चुअल सुसाइड की का इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, फांसी के बाद कॉर्ड और जो टिश्यूज डैमेज होते हैं उसको जरा समझाइए कि ये टिश्यूज कैसे डैमेज होते हैं, किन किन सर्कमस्टेंस में डैमेज होते हैं? बिल्कुल। तो फांसी के बाद कोई जैसे ये आपका एक कोई मटेरियल है जिसको हमने लाइगेशन के लिए यूज करा फांसी में, तो जब फांसी लगती है तो नॉर्मली इस तरह से फांसी लगती है, आप देखेंगे। यानी कि सारा वेट इस पे रहता है। हाँ, सारा वेट इस पे रहता है और पीछे वी शेप या यू शेप लाइगेशन बनेगा। वी शेप बनता है नॉर्मली। वी शेप मीन्स कि यहाँ से लेके पूरा क्लियर डिमार्केशन होगा और पीछे बिकॉज जगह नहीं इंसर्कल करने की, तो इसलिए यहाँ पे गैप खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से जो नीचे हमारा विंड पाइप होता है वो कंप्रेस हो जाता है। उसको कंप्रेस होने की वजह से जो एयर सप्लाई है लंग्स की वो खत्म हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर, उसका कार्डियक फेलियर के बाद सडन डेथ हो जाती है। दूसरा, ऑटोप्सी के समय ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये मार्क कैसा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सामने से नेक के पास से ये डैमेज हो रही है इनकी कॉर्ड, और सारा वेट जो है वो इस पे होता है, इस शरीर के एक हिस्से पे होता है। तो मार्क भी यहाँ पे जनरली एक ही हिस्से पे बनेगा। और डॉक्टर साहब
थायराइड पोर्शन जो होता है इसके ऊपर ज़्यादातर फंदे, ज़्यादातर केसेस आते हैं या इसके नीचे आते हैं? नॉर्मली इसके ऊपर आते हैं और हाइड वन का फ्रैक्चर मिलता है कॉमनली इसमें। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, जो स्टेमुलेशन वाला होगा वो मार्क कंप्लीट होगा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट होगा, इसका पीछे गैप होगा। और एक और बात बता रहा था, इसमें भी क्या होता है, जो डीप मार्क होगा, बिकॉज वेट एक जगह फिक्स आएगा, फिक्स आएगा, तो उस जो 1/3 या 2/3 पार्ट होगा पूरा लाइगेशन मार्क का, उस पे वेट आएगा, तो वो डीप होगा वहां पे, और क्लियर डिमार्केशन होगा, दोनों एजेस क्लियर होंगे, जो मार्क होगा उसके एजेस भी पूरा क्लियर होंगे। अच्छा, स्टिमुलेशन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मटेरियल से हो। अगर हाथ से किसी का गला दबाया जा रहा है, अगर उसको मारा जा रहा है, तो भी यहाँ पे मार्क्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रेंगुलेशन का जो मार्क होता है वो कंप्लीट शायद इस वजह से बनता है कि चारों तरफ से करके एक साथ उसको उस पर प्रेशर डाला जाता है। मेडिकली जब इस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है चारों तरफ से, तो एटॉप्सी में वो कौन सी चीज़ें हैं या बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो सुसाइड को और मर्डर को, यानी कि इस तरह के स्ट्रेंगुलेशन को, वो अलग करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब हमने बताया अभी कि जब भी कोई सुसाइड करता है तो वेंट जो पाइप है, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है, एयर सप्लाई बंद हो जाती है, उसके बाद ब्लड सप्लाई बंद होती है और कार्डियक और रेस्पिरेटरी फेलियर के बाद डेथ हो जाती है। तो उस समय जो चेहरा है पूरा वो पीला पड़ जाता है, फेस पे कोई और हेमरेज या इकाइमोसिस या ब्रूजेस नहीं मिलते। लेकिन जब कोई मारता है किसी को, स्ट्रेंगुलेशन करता है, तो एक तो फाइटिंग है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो बचने की कोशिश करता है, तो कभी कभी चोट के एवरेजन है, बहुत सारे निशान है, ब्रूजेज हैं, वो मिलेंगे आपको। और लंग्स भी उस समय जब वो फाइट करेगा तो बहुत सारा काम करेगा, बहुत सारे एनर्जी होगी, एक्टिव लंग्स होंगे, डैमेज होगा, तो अंदर लंग्स में हेमरेजेस मिलेंगे। जबकि केस में जो सुसाइड होता है उसमें इम्फेमेटर बुल्ले मिलते हैं, मतलब लंग जो रप्चर होता है उसमें एयर लीक होती है, सडन बंद हुआ तो लंग ने पंचर हुआ तो हवा लीक हो गई वहां पे, वो मिलता है सुसाइड में। इसमें क्या होता है स्टिमुलेशन में कि वहां पे अंदर हेमरेजेस हो जाएंगे, इवन यहाँ गर्दन के आसपास भी इकाइमोसिस मींस जो स्किन में डैमेज हो जाता है या जो इंटरनल डैमेज, कैपिलरी रप्चर हो जाती है, तो वो वहां पे बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होता है, उसको हम इकाइमोसिस या एब्रेजन डैमेजेस बोलते हैं, जिसके तहत ब्लड के हेमरेज के कैपिलरी मिलेंगे आपको। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जब स्ट्रेंगुलेशन होगा उस वक्त ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारा फाइट करती है। जब वो बहुत फाइट करती है तो जो उसके लंग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव कंडीशन में जब ब्लॉकेज होता है तो ये यहाँ पे पंचर होने की संभावना रहती है, और अगर हैंगिंग हो रही है तो वो बहुत ही मतलब लंग्स उसके नॉर्मल स्टेज में फैन पे जाएंगे, वो अपने आप को लटक देगा, तो ऐसे लंग्स में चेंजेस की संभावना नहीं होती है। दूसरा, स्ट्रेंगुलेशन यानी कि मर्डर और सुसाइड में दूसरा फर्क जो आपने आसान भाषा में हमें समझाया कि जो यहाँ के टिश्यूज डैमेज हैं, उसका अंतर जो है वो ये बता सकता है। एकेडमिक हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, सेल्फ मेड पर्सन था, जिसने खुद स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसका खुद अपने लेवल पे एक एक्स्ट्रा डांसर से स्टार्ट करके एक सुपर हीरो बनना है, मेन हीरो बनना, इस लेवल जो बंदा पहुँचता है वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। नॉर्मली वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता जब तक कि दुनिया का कहर उस पर ढा नहीं दिया जाए, जब तक कुछ ऐसा ना हो उसके साथ कि वो इतना टूट जाए अंदर से कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन लोगों से जीत नहीं सकता, मुझे हारना ही होगा, अदरवाइज ये लोग मुझे रोज ऐसे ही मारते रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तभी ऐसे डिसीजन लेते हैं, वरना ऐसे लोग जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जिन्होंने खुद स्ट्रगल किया होता है लाइफ में और एक मुकाम हासिल किया होता है, तो वो लोग नहीं लेते। सुशांत को करीब से जानने वाले लोगों का यही कहना है कि सुशांत न सिर्फ जिंदगी की हर चुनौतियों से डटकर सामना करते थे, बल्कि अपने एक एक सपने को सिलसिलेवार ढंग सोशली इतना एक्टिव थे, जनरली डिप्रेशन का जो मरीज, कि जब अपनी निजी जिंदगी में कोई इंसान इतना सक्रिय हो तो फिर वो खुदकुशी की बात सोच भी कैसे सकता है। सुशांत सोशली इतना एक्टिव थे, जनरली डिप्रेशन का जो मरीज जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा डर रहता है, छुपा रहता है, किसी से मिलता नहीं है। लेकिन सुशांत की जो केस हिस्ट्री हम देख रहे हैं वो एक्टिव थी, वो लोगों से मिल रहे थे, वो फ़ोन से भी बात कर रहे थे, उन्होंने एक फ़िल्म अपनी डिलीवर की, रिलीज़ की, काफ़ी लंबी शूटिंग की। तो डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी में ये चीज़ एक मिसिंग आ रही है कि वो एक्टिव थे, जबकि सुसाइडल टेंडेंसी वाला आदमी वो डिप्रेस होता है, वो बहुत डल होता है, तब उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है। लेकिन सुशांत के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लगता है?
सुशांत ने, जैसे अभी उसकी एक रीसेंट मूवी रिलीज हुई है, साथ वाले भी मेंबर्स ने कुछ ऐसा नहीं सजेस्ट किया कि हाँ वो बड़ा अलूफ रहता था, वो गुमसुम रहता था, या हम लोग उसको फोर्स करते थे किसी भी चीज़ के लिए तब वो सेट पे आता था। ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने भी ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं किया जिससे, मतलब नॉर्मल भी हम लोग, जैसे हम लोग घर पे हैं, हम उनके साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, हम लोग को भी ये क्लू नहीं मिल रहा था कि उसको डिप्रेशन कहाँ से था। रिसेंट उसकी मूवी आई है, उसमें अच्छा काम किया है उसने, सारी चीज़ें थी, वो अपना सब कुछ कर रहा था। जो उसकी डायरीज मिल रही हैं उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स मिल रही हैं। रोज़ की उसकी एक डायरी थी जिसमें वो कुछ लिखता था, तो उसमें भी कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं मिले उसके कि हाँ मुझे ख़त्म करना है, मुझे सुसाइड करना है, लाइफ वेस्ट है, मैं ख़त्म हो जाऊँ, सब कुछ ख़त्म। उसकी फैमिली का भी स्टेटमेंट आया है, उसके सिस्टर ने एक फैक्ट्स सामने रखे हैं दुनिया के। उसने कहा है कि बोर्ड पे वो अपने फ्यूचर की एक्टिविटी लिख रहा था। तो सीवियर डिप्रेशन में तो ये चीज़ें आदमी करता ही नहीं है। प्लानिंग होती नहीं है, वो अपने ही थॉट्स में रहता है। मैं इनसे निकलूं कैसे, मैं क्यों नहीं इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। जैसे वो हीरो था, जिम करता था, काफ़ी इन सारी चीज़ों में था, तो जिम या कहीं, चलिए लॉकडाउन है मानते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था। और लेकिन आगे फ्यूचर में इस तरह की प्लानिंग करना कि हम आगे जिम जाएंगे, आगे हम मेडिटेशन करेंगे, तो उसका प्लानिंग तो मतलब जीना तो वो चाहता था ना, अपनी लाइफ को उसका ब्रेन खत्म नहीं करना चाहता था। तो अचानक किस सरकमस्टेंस में उसने किया होगा? देखिए, या तो वो इतना मजबूर हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि वो करे क्या। ठीक है, ये खत्म कर लेता हूँ, तो ये चैप्टर ही, सुशांत नाम का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर देता हूँ, तो सारी जो मेरी खुद की स्ट्रगल है वो खत्म। दूसरा, वो रास्ता कोई नहीं निकाल पा रहा था, उसके सामने कुछ रास्ते ही नहीं थे कि आगे वो क्या सोचे, क्या करे। उसमें इतना मजबूर हो गया था, इसलिए उसको ये स्टेप कहीं ना लेना कहीं पड़ा। से उसके ऊपर एक्सटर्नल, चाहे उसे आप डर कह लीजिए, फियर कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, या ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, वॉटेवर, कुछ भी, कुछ एक्सटर्नल था। मेरी नजर में तो था। फैमिली की डिफिनेशन में अगर सुशांत आपके पास आता और सुशांत से आप कहती कि आप अपने परिवार वालों को लेकर आइए, तो क्या सुशांत परिवार वालों की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता? और इतनी बुरी स्टेज है उसकी, जैसा कि बताया जा रहा है, वी डोंट नो कि इतनी थी भी या नहीं थी, या सिर्फ उसे मतलब पोज किया जा रहा है, वी डोंट नो। लेकिन मान लीजिए कि अगर इतनी बुरी स्थिति होती तो उस समय आप क्या उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी फैमिली के तौर पे अलाउ करती, या फिर भी पेरेंट्स को बुलाती? देखिए, मैं तो बुलाती हूँ उसके फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि लिव इन क्या वेटेज है, कितनी इमोशनल अटैचमेंट है, क्या बॉन्डिंग है, ये कहना मुश्किल है। उनके माता पिता को क्यों नहीं पता लगा, उनके माता पिता को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की, चाहे वो रिया के थ्रू जानी चाहिए थी, या डॉक्टर्स के थ्रू जानी चाहिए थी, या खुद सुशांत के थ्रू जानी चाहिए, या इतना कुछ हो रहा था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो माँ बाप रोज बात करते हो, हफ्ते में 2 बार बात करते हो, उनको ये एहसास ना हो कि मेरा बच्चा इतने सीवियर डिप्रेशन में है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड कर सकता है। ब्लैकमेलिंग या प्रेशर, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हम लोगों के सामने, कि सारे पैरामीटर्स मैच न करना, कि ऐसा पेशेंट जो कि सुसाइड करने जा रहा हो वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो, तो कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं। ऐसे में ब्लैकमेलिंग और प्रेशर की संभावना कितनी है डॉक्टर साहब? ब्लैकमेलिंग और प्रेशर की संभावना मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि घर वालों की तरफ से कुछ नहीं। रिया चक्रवर्ती जो उनकी कथित गर्लफ्रेंड है, वो उनके साथ 1 साल से लिव इन में रह रही थी, और अचानक से वो ये कह के उनसे हट गई कि वो सीवियर डिप्रेशन में जाने लगा है। आपको एक बार बनता था कि आप उनके घर वालों को इन्फॉर्म करें कि वो सीवियर डिप्रेशन में है, इसलिए मैं उससे अलग हो रही हूँ। ऐसे पेशेंट्स को तो हम लोग कहते हैं कि 24 आवर्स विजिलेंस रखना है, 24 घंटे नजर रखना है उस मरीज पे। 24 घंटे उनको, ऐसे मरीजों को अकेला हम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। और ऐसी सूरत में रिया कह रही है कि हमने छोड़ दिया, हमने नहीं वो किया, तो कहीं ना कहीं मतलब एक पैराडॉक्स है। डार्क रूम में एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय के साथ मौजूद इन डॉक्टरों की माने तो सुशांत शायद जिंदगी के किसी ऐसे भंवर में फंस गए थे जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे थे, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। रिया अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी, रिया ने जैसा दावा किया जा रहा है कि फैमिली से भी उनको कट ऑफ कर रखा था, तो अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो मान लीजिए कि सुशांत ने सुसाइड ही किया, इस स्टेज तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि सुशांत को इतना बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि ये तो मेडिकली
इस स्थिति से रोका जा सकता है। आज की तारीख में इतने अच्छे उपचार हैं कि उसको रोका जा सकता है, तो इसको न रोकना ये कहाँ से, आपको लगता है कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है? देखिए, जैसे आई थी शुरुआत में बात की, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे थे, 3 महीने से दवाई नहीं ले रहे थे, तो क्या ये रिया चक्रवर्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो उनको दवाई दें? बिल्कुल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके साथ रह रही थी, कह रही हैं वो बाद में कि मेरी शादी होने वाली, क्या उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको वो दवाई दें? और अगर वो दवाई नहीं ले रहे थे, किसी वजह से उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, तो क्यों नहीं उनको दोबारा डॉक्टर के पास लेके गई? उनको भर्ती कराया गया। अगर इतना सीवियर डिप्रेशन था तो ही शुड बी गेट एडमिटेड। और या फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है, नेक्स्ट लाइन ऑफ जो प्रोटोकॉल है ह्यूमन बिहेवियर का, अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप उनकी पेरेंट्स, उनकी आप फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक कर रहा है। अच्छा, देखिए, या तो कोई प्रेशर था बाहर से, ठीक है, या तो कुछ ऐसा उनसे लिव इन में रह रही थी और अचानक से वो ये कह के उनसे हट गई कि वो सीवियर डिप्रेशन में जाने लगा है। आपको एक बार बनता था कि आप उनके घर कि बताया जा रहा है, वी डोंट नो कि इतनी थी भी या नहीं थी, या सिर्फ उसे मतलब पोज किया जा रहा है, वी डोंट नो। लेकिन मान लीजिए कि अगर इतनी बुरी स्थिति होती तो उस समय आप क्या उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी फैमिली के तौर पे अलाउ करती या फिर भी पेरेंट्स को बुलाती? देखिए, मैं तो बुलाती हूँ उसके फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि लिव इन क्या वेटेज है, कितनी इमोशनल अटैचमेंट है, क्या बॉन्डिंग है, ये कहना मुश्किल है। उनके माता पिता को क्यों नहीं पता लगा? उनके माता पिता को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की? चाहे वो रिया के थ्रू जानी चाहिए थी, या डॉक्टर्स के थ्रू जानी चाहिए थी, या खुद सुशांत के थ्रू जानी चाहिए, या इतना कुछ हो रहा था तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो माँ बाप रोज बात करते हो, हफ्ते में 2 बार बात करते हो, उनको ये एहसास ना हो कि मेरा बच्चा इतने सीवियर डिप्रेशन में है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड कर सकता है। ब्लैकमेलिंग या प्रेशर, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हम लोगों के सामने, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कि सारे पैरामीटर्स मैच न करना, कि ऐसा पेशेंट जो कि सुसाइड करने जा रहा हो वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो, तो कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं। ऐसे में ब्लैकमेलिंग और प्रेशर की संभावना कितनी है डॉक्टर साहब? ब्लैकमेलिंग और प्रेशर की संभावना मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि घर वालों की तरफ से कुछ नहीं। रिया चक्रवर्ती जो उनकी कथित गर्लफ्रेंड है, वो उनके साथ 1 साल से लिव इन में रह रही थी और अचानक से वो ये कह के उनसे हट गई कि वो सीवियर डिप्रेशन में जाने लगा है। आपको एक बार बनता था कि आप उनके घर वालों को इन्फॉर्म करें कि वो सीवियर डिप्रेशन में है, इसलिए मैं उससे अलग हो रही हूँ। ऐसे पेशेंट्स को तो हम लोग कहते हैं कि 24 आवर्स विजिलेंस रखना है, 24 घंटे नजर रखना है उस मरीज पे। 24 घंटे उनको, ऐसे मरीजों को अकेला हम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। और ऐसी सूरत में रिया कह रही है कि हमने छोड़ दिया, हमने नहीं वो किया, तो कहीं ना कहीं मतलब एक पैराडॉक्स है। डार्क रूम में एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय के साथ मौजूद इन डॉक्टरों की माने तो सुशांत शायद जिंदगी के किसी ऐसे भंवर में फंस गए थे जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे थे, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। रिया अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी, रिया ने जैसा दावा किया जा रहा है कि फैमिली से भी उनको कट ऑफ कर रखा था, तो अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो मान लीजिए कि सुशांत ने सुसाइड ही किया, इस स्टेज तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि सुशांत को इतना बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि ये तो मेडिकली इस स्थिति से रोका जा सकता है। आज की तारीख में इतने अच्छे उपचार हैं कि उसको रोका जा सकता है, तो इसको न रोकना ये कहाँ से, आपको लगता है कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है? देखिए, जैसे आई थी शुरुआत में बात की, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे थे, 3 महीने से दवाई नहीं ले रहे थे, तो क्या ये रिया चक्रवर्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो उनको दवाई दें? बिल्कुल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके साथ रह रही थी, कह रही हैं वो बाद में कि मेरी शादी होने वाली, क्या उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको वो दवाई दें? और अगर वो दवाई नहीं ले रहे थे, किसी वजह से उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, तो क्यों नहीं उनको दोबारा डॉक्टर के पास लेके गई? उनको भर्ती कराया गया। अगर इतना सीवियर डिप्रेशन था तो ही शुड बी गेट एडमिटेड। और या फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है, नेक्स्ट लाइन ऑफ जो प्रोटोकॉल है ह्यूमन बिहेवियर का, अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप उनकी पेरेंट्स, उनकी आप फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक कर रहा है। अच्छा, साइकोलॉजिकली इस तरह की मिसिंग किस तरह के केस में आ सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, या तो कोई प्रेशर था बाहर से, ठीक है, या तो कुछ ऐसा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, कुछ ऐसे वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे,
जहाँ पे वो सारी जो लिंक्स जो हम लोग को एक चाहिए कि हाँ भाई वो सीवियर डिप्रेशन में था, इतना सीवियर था कि वो इस स्टेट तक पहुंच गया, वो कहीं ना कहीं वो लिंक्स इसीलिए गायब दिख रही हैं। या ये भी हो सकता है कि रिया इतनी हताश हो गई हो कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही हो, और रिया के सुशांत की फैमिली से रिलेशन अच्छे ना हो पा रहे हो, अच्छे ना हो, जिससे वो सारी चीज डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हो। एक ट्रांसपेरेंसी और एक कनेक्शन लैक कर रहा था रिया में, सुशांत में और उनकी फैमिली के मेंबर्स में, तो वो लूप क्लोज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए शायद उनको मदद नहीं मिल पाई। लेकिन देखिए सर, ऐसा होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ सामने वाले को है ऐसी दिक्कत, तो मैं किसी ना किसी से ये मैसेज दिलवाऊंगी। हाँ, फैमिली को मैसेज, मैं मैसेज दिलवाऊंगी, किसी ना किसी मैं बनाऊंगी। उसके मुंह से झाग नहीं निकला, इसलिए ये मर्डर है। तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये झाग जो है वो मुंह से किन परिस्थितियों में निकलता है। जैसे ये हमारे पास ये डमी है, इनकी सुसाइड और इनके मर्डर में जो भी फर्क हो, झाग किस सूरत में निकलेगा और कैसे निकलेगा और वो क्यों निकलता है। जी, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए झाग होता क्या है। झाग नॉर्मली जो हमारे मुंह में सलाइवा, जो सीक्रेशंस होते हैं, जो उनमें अगर जब एयर मिक्स होती है तो वो एयर मिक्स होने के बाद वो झाग का रूप लेती है। कभी जब वो बच्चे नॉर्मली जो लिक्विड होता है उसको ब्लो करते हैं तो झाग बनते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। तो सेम फिजियोलॉजिकली जब सलाइवा हमारे लंग की एयर से मिक्सअप हो जाती है तो वो झाग का रूप लेती है। वो कब होता है? जैसे किसी को दौरा पड़ रहा हो, कॉमन आप देखते हैं घर में जब किसी को दौरा पड़ता है तो झाग बनते हैं, बिकॉज लंग्स हैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, एयर बाहर आ रही होती है, मुंह में सीक्रेशन होता है। हार्ट अटैक में भी, हार्ट अटैक में होता है, खासकर जब बंदा को डूब गया होता है तब होता है। और नॉर्मली हैंगिंग में झाग नहीं बनते, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं होता। एयर आके एकदम सडनली आपने कोई रास्ता बंद कर दिया एयर का और कट ऑफ हो गई सप्लाई, तो अंदर की सलाइवा मुंह में रह गई और नीचे की एयर नीचे रह गई, तो सलाइवा बाहर आती है जब कोई हैंग करता है। झाग आना बाहर कम है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंगुलेशन है, किसी का मैंने आपका गला दबाया ऐसे और दबा के मार दिया, तो जब आप फाइट कर रहे होगे मुझसे उस समय, तो आपकी एयर अंदर आ रही होगी, कुछ सीक्रेशंस होंगे, कुछ आप निकाल रहे होगे, बोल रहे होगे, तो लंग्स एक्टिव होंगे, बिल्कुल लंग्स एक्टिव होंगे, तो एनर्जी के बाहर से आपके मुंह से होंठ से बाहर पे सीक्रेशन और झाग मिल सकता है उसमें। तो नॉर्मली हैंगिंग में झाग कॉमन नहीं है। हैंगिंग में सिर्फ सलाइवा बाहर से आती है, क्योंकि लटकते हैं तो मुंह में जो ड्रूलिंग बोलते हैं, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, तो साइड से इधर से निकल जाती है। लेकिन कोई स्ट्रेंगुलेशन है तो उसमें झाग बाहर आ सकता है। दूसरा, जबान निकलने का एक फैक्ट आ रहा है कि गले को दबाने या स्ट्रेंगुलेट करने या फिर हैंगिंग की कंडीशन में जबान का बाहर निकलना, तो जरा इसको समझाइए कि ये जबान बाहर किस किस सूरत में निकलती है और क्यों निकलती है। बिल्कुल। तो जब हम किसी को हैंगिंग होती है, जब फांसी पे लटकाता है कोई अपने आप को, तो उस समय बड़ा इंस्टेंट प्रोसेस होता है। मतलब उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज उसने लटकाया और सडनली उसका जो एयर पाइप ब्लॉक हो गया, कोलैप्स कर गया बिल्कुल, और उसके बाद जो उसकी हार्ट बांध थी वो फ्रैक्चर हो गई और साथ में एयर सप्लाई बंद हो गई और उसकी सडन डेथ हो गई। तो उसके जो ऊपर वाले अंग थे बहुत काम नहीं किया, वो पेल हो जाते हैं, सप्लाई खत्म होती है। बट जब किसी का गर्दन दबाते हो तो बंदा फाइट करता है अपने बचाने को, लड़ता है तो दांत भी भींचता है, टंग, जब आप ताकत लगाते हो बहुत सारे लोग जीभ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली होता है जब आप लड़ रहे होते हो, फाइट कर रहे हो, तो अपने सारे अंगों, सारी जो मसल्स है फेस की, इवन टंग की मसल्स, एनर्जी आती है, उपयोग करते हो उस बंदे को, अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए उस बंदे से। उस समय आपकी चांसेस हैं कि आपकी प्रोट्रूजन ऑफ टंग, जिसको बोलते हैं जबान का बाहर आ जाना, तो उस केस में बाहर आता है जब कोई स्ट्रेंगुलेशन होता है या हाथापाई होती है, छीना झपटी होती है, तब होता है। सुशांत की मौत के रहस्यों की पड़ताल के दौरान डार्क रूम में मौजूद एक्सपर्ट्स ने कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली। इस पड़ताल के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय और डार्क रूम में मौजूद डॉक्टरों की टीम ने क्या पाया, अब आप ये भी सुन लीजिए। सुशांत के बारे में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, जो भी सरकमस्टेंस थे, जो भी हम लोगों ने समझा, उसके आधार पे आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन, साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन से बोलूं, तो मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ ठीक है, उनको कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से वो थोड़े स्ट्रेस्ड थे, वो नहीं अपने आप को बैलेंस कर पा रहे थे, इमोशनली थोड़े वीक हो रहे थे। मैं मानती हूँ कि वो सिचुएशन पे पहुँचते जा रहे थे धीरे धीरे, जहाँ से उनको लग रहा था कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि उनके ऊपर बाहर से इतना प्रेशर बनाया जा रहा था, इतने वो अकेले हो गए थे अपने आप में, फैमिली वालों से डिस्कनेक्ट, दोस्तों से डिस्कनेक्ट,
हर चीज़ से वो इतने डिस्कनेक्ट हो गए थे और उनको ये लग रहा था कि अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, तो अब शायद यही मेरे लिए एक सोल्यूशन है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, फाइनल टेक, आपको जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, मार्च से लेके सलाइवा से लेके बहुत सारी चीज़ें, बॉडी भी